हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है वाक्य रचना, या इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य वाक्य एक से अधिक सार्थक शब्दों से बनता है। यह भाषा के 3 अंगों वर्ण, शब्द और वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी शब्द के निश्चित अर्थ का ज्ञान उसके वाक्य में प्रयोग होने के बाद ही होता है। वाक्य भाषा की अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। वाक्यों की सहायता से ही मानव मन के विचारों को अच्छी तरह से समझ पाता है, प्रकट कर पाता है। इस प्रकार इसकी डेफिनेशन भावों एवं विचारों को पूरा पूरा प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। फर्स्ट है रश्मि नाच रही है। सेकंड सूरज निकल रहा है। थर्ड तुम खाना खा रहे हो। फोर्थ वे कहाँ जा रहे हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला क्या है? उद्देश्य। वाक्य के जिस अंश में किसी प्राणी, वस्तु या भाव के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, चतुर शिकारियों ने जाल बिछाकर काले हिरन को पकड़ लिया। इन वाक्यों में पिताजी तथा चतुर शिकारियों ने अंश के बारे में कहा है। ये शब्द करता है, ये अंश ही उद्देश्य कहलाता है। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जिस अंश में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में अखबार पढ़ रहे हैं तथा जाल बिछाकर काले हिरन को पकड़ लिया है, ये अंश विधेय हैं। वाक्य में मूल विधेय तो वाक्य की क्रिया ही होती है, परंतु वाक्य में कर्ता और विस्तार, उसके विस्तार, विशेषण, संबंध कारक आदि को छोड़कर वाक्य का शेष अंश विधेय के अंतर्गत ही आता है। जैसे का वर्ग खा वर्ग। अमृत ने जीवन में अनेक सुंदर चित्र बनाए। दादाजी बागवानी कर रहे हैं। मेरी बड़ी बहन राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य है। इन वाक्यों में खा वर्ग में लिखे समस्त वाक्यांश विधेय हैं, क्योंकि ये अंश क्रमशः अमृता, दादाजी और मेरी बड़ी बहन माँ इन आदेशों के विषय में कुछ बता रहे हैं। विस्तार। वाक्य में कभी कभी तो उद्देश्य और विधेय अकेले अकेले आते हैं। जैसे संध्या गा रही है, इसमें संध्या उद्देश्य तथा गा रही विधेय है, परंतु कभी कभी इन्हें स्पष्ट या पूर्ण करने के लिए इनके साथ कुछ अन्य शब्द भी जुड़े रहते हैं। ये जुड़े हुए शब्द इनका विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार अलग अलग शब्दों के जुड़ने से होता है। पहला है उद्देश्य तथा विस्तार। उद्देश्य का विस्तार निम्नलिखित रूपों में होता है। पहला है विशेषण से। अच्छे मनुष्य अच्छा कार्य करते हैं। यहाँ अच्छे शब्द मनुष्य उद्देश्य का विस्तार है। दूसरा संबंध कारक। हिना के पिताजी दुकान पर गए। यहाँ हिना शब्द पिताजी कर्ता का विस्तार है। तीसरा समानाधिकरण। दशरथ नंदन राम ने रावण का वध किया। यहाँ दशरथ नंदन राम ने कर्ता का विस्तार है। दूसरा है विधेय का विस्तार। मुख्य क्रिया की विशेषता बताने वाले या उसे पूरा करने के लिए उसके साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। विधेय का विस्तार इस तरह होता है। पहला है कर्म से। नेताजी भाषण दे रहे हैं, ड्राइवर बस चला रहा है। दूसरा है पूरक से। पूरक में 2 पार्ट हैं। कर्त पूरक। दादी जी मंदिर गईं, सविता मुंबई गई। दूसरा है कर्म पूरक। मैं तुमको समझदार समझता हूँ, राजा ने सदा तुमको बुद्धिमान ही कहा है। तीसरा है करण कारक। माता जी मंदिर से आ रही थी, वह कार से आया था। चौथा है संप्रदान कारक। प्यासे को पानी दो, पिताजी के लिए खाना बनाओ। पांचवा है अपादान से। पेड़ से पत्ते गिर रहे थे, छात्र विद्यालय से आ गए। छठा अधिकरण से। मछली पानी में तैर रही है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। सातवां है क्रिया विशेषण से। वह धीरे धीरे चलता है,
वे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। 8वां है पूर्वकालिक क्रिया। मोहित दूध पीकर सो गया। नेताजी भाषण देकर चले गए। 9वां है तात्कालिक क्रिया। मजदूर लेटते ही सो जाते हैं। अंडा गिरते ही फूट गया। अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल, समानता, व्याकरण संबंधी एकरूपता। वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुरूप शब्दों का प्रयोग एवं उनकी एकरूपता अन्वय कहलाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में लिंग, वचन, कारक संबंधी मेल होता है, इसे ही अन्वय कहते हैं। हिंदी में अन्वय 5 तरह का होता है। पहला है कर्ता और क्रिया का अन्वय। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यदि कर्ता विभक्ति रहित है, उसमें ना, ने, को, से आदि विभक्ति चिन्ह नहीं लगे हैं तो क्रिया के लिंग, वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे ममता खा रही है, रवि खा रहा है, मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, तुम खाते हो, तुम खाती हो। दूसरा पॉइंट है, यदि वाक्य में एक से अधिक विभक्ति कर्ता अलग अलग लिंग तथा वचनों के हैं तो क्रिया बहुवचन की होती है तथा क्रिया का लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होता है। जैसे कमरे में 3 लड़कियां तथा एक लड़का बैठे थे। मोर, तोते और कोयलें बोल रही थी। तीसरा पॉइंट है, यदि एक से अधिक विभक्ति रहित एक वचन के कर्ता तथा आदि शब्दों से जुड़े हुए हैं तो क्रिया बहुवचन की होती है। क्रिया बहुवचन की होती है। जैसे एक जंगल में ऊंट और गीदड़ रहते थे। फोर्थ है आदर के अर्थ में क्रिया सदा बहुवचन की होती है। गायक गा रहे हैं, मामा जी जा रहे हैं। 5वां है, यदि कर्ता तथा कर्म का लिंग स्पष्ट नहीं है तो क्रिया पुल्लिंग की होती है। देखो छत पर कौन खेल रहा है, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। 6ठा है, यदि एक से अधिक कर्ताओं के साथ समूहवाचक शब्द लगा हो तो क्रिया का लिंग समूहवाची के अनुसार होता है। यदि कर्ता तथा कर्म का लिंग स्पष्ट नहीं है तो क्रिया पुल्लिंग की होती है। देखो छत पर कौन खेल रहा है, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। यदि एक से अधिक कर्ताओं के साथ समूहवाचक शब्द लगा हो तो क्रिया का लिंग समूहवाची के अनुसार होता है। जैसे नेताजी के साथ बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों तथा पुरुषों की भीड़ चली आ रही थी। 7वां हैगा, यदि अलग अलग लिंगों के एक वचन के जो 2 कर्ता विभक्ति रहित हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन की होती है। जैसे डॉक्टर भूषण और उनकी पत्नी हमारे घर आए थे। राघव के माता पिता बाजार गए हैं। 7वां हैगा 8वां सॉरी 5वां 6वां 7वां 8वां 8वां है, यदि वाक्य में अलग अलग पुरुषों के कर्ताओं में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष अथवा तीनों मिलकर आते हैं तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होती है। जैसे हम और तुम वहाँ जाएंगे, हम, तुम और नीता सर्कस देखने चलेंगी, हम और वे चांदनी चौक गए थे। 10वां है, यदि वाक्य में मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक साथ आए तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार होती है। जैसे तुम और वह यहाँ रह सकते हो, वह और तुम तो स्कूल जाने वाले थे। 11वां है, प्राण, दर्शन, होश और आंसू शब्दों की क्रिया सदा बहुवचन की होती है। जैसे उनकी दशा को देखकर मेरे तो प्राण ही सूख गए। आज 2 महीने बाद आपके दर्शन हुए हैं। पुलिस को आते देखकर चोरों के होश उड़ गए। माता जी की बीमारी का तार पड़कर उसकी आंखों में आंसू भर आए। दूसरा है कर्म और क्रिया का अन्वय। फर्स्ट पॉइंट है, यदि कर्ता के साथ ने, से, के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगे हुए हों तो क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे मोहित ने गिलास तोड़े, नानी जी द्वारा साड़ी लाई गई। दूसरा है, यदि एक लिंग और वचन एक
वचन के एक से अधिक संज्ञा शब्द विभक्ति के बिना कर्म बनकर आए तो क्रिया उन्हीं के लिंग में बहुवचन की होती है। जैसे बच्चों ने पेन, पेंसिल तथा रबड़ खरीदे। मधु ने टीवी, फ्रिज तथा मशीन खरीदी। तीसरा है, यदि कर्ता और कर्म दोनों में विभक्ति हो तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की होगी। जैसे पिता ने पुत्र को डांटा, मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया। फोर्थ आएगा, भाववाचक में क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष की होती है। जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मोहिनी से खाया नहीं जाता। पांचवा है, यदि कर्म ना हो तो लुप्त हो तो विभक्ति सहित कर्ता की क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों की होती है। जैसे प्रिया ने देखा था, रितु ने देखा था। तीसरा पॉइंट है, संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय। इसमें पहला पॉइंट है, वाक्य में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिंग वचन उस संज्ञा के अनुसार होते हैं जिसके स्थान पर उसका प्रयोग किया गया है। जैसे दीपक ने कहा, मैं दुकान जा रहा हूँ। सरोजनी जैसा कहती थी वह वैसा ही करती भी थी। बी पॉइंट है, लेखक संपादक किसी देश या संस्कृति के प्रतिनिधि, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, अपने लिए उत्तम पुरुष पुल्लिंग हम, हमारा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने तो आपको पहले ही सूचित कर दिया था। तीसरा है, यदि आदर्श सूचक सर्वनाम आप वाक्य में कर्ता बनकर आए तो उसकी क्रिया बहुवचन अन्य पुरुष की होगी। जैसे आप कहाँ से आए। फोर्थ है, कोई, कुछ, सब आदि अनिश्चयवाचक सर्वनामों की क्रिया पुल्लिंग में होती है। जैसे कोई आ रहा था, थैले में कुछ था। पांचवा है, संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो में जब सो के स्थान पर वह का प्रयोग किया जाता है तब एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे का प्रयोग होता है। जैसे जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। फोर्थ है, संबंध कारक और संबंधी शब्द का अन्वय। पहला है इसका पॉइंट, संबंध कारक की विभक्ति के लिंग वचन उसके संबंधी शब्द के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। रागिनी का घर, जनक की पुत्री, उसकी रोटी, तुम्हारा पुत्र। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी कारक में एक से अधिक संबंधी शब्द अलग अलग लिंग और वचन के हों तो संबंध कारक की विभक्ति के लिंग और वचन पहले संबंधी शब्द के अनुसार होते हैं। जैसे आजकल तुम्हारी भाभी के माता पिता, भाई बहन आए हुए हैं। फिफ्थ है, विशेषण और विशेष्य का अन्वय। विशेष्य में अन्वय का प्रश्न केवल अकारांत विशेषणों के साथ उठता है। अन्य सभी विशेषण सभी लिंग, वचन तथा पुरुष में सदा एक समान रहते हैं। जैसे सफ़ेद पैंट, सफ़ेद कोट, मेहनती छाता, मेहनती छात्र, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का। दूसरा पॉइंट है, अक्रांत विशेषण के लिंग वचन सदा विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे भोले भाले बच्चे, अच्छे पत्र पत्रिकाएं, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। पदक्रम, किसी वाक्य का ठीक ठीक अर्थ तभी समझ में आता है जब उसके शब्दों का क्रम उचित हो। शब्दों को उनके उचित स्थान पर रखने के तरीके को ही पदक्रम कहते हैं। पहला क्या है, वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म या पूरक तथा अंत में क्रिया आती है। जैसे कर्ता लड़की, कर्म फल, क्रिया खा रही है, लड़की फल खा रही है। दूसरा है, नेताजी विदेश गए हैं। विशेष देखते हैं इसमें क्या है। यदि क्रिया द्विकर्मक है तो पहले गौण कर्म आता है, मुख्य कर्म तथा अंत में क्रियापद आता है। जैसे कर्ता बहन ने गौण कर्म भाई को, मुख्य कर्म राखी, क्रिया बांधी, बहन ने भाई को राखी बांधी। दूसरा पॉइंट है, कर्ता के विस्तार को कर्ता से पहले, कर्म के विस्तार को कर्म से पहले तथा क्रिया के विस्तार को क्रिया से पहले लिखा जाता है। जैसे कर्ता का विस्तार यशोदा पुत्र कर्ता कृष्ण ने, कर्म का विस्तार दुष्ट कर्म कंस को, क्रिया का विस्तार मारकर अपने लोग। क्रिया भेज दिया, यशोदा पुत्र कृष्ण ने दुष्ट कंस को मारकर अपने लोक भेज दिया। तीसरा हैगा
करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण इन चारों कारकों का प्रयोग प्राय कर्ता और कर्म के मध्य किया जाता है। जैसे करण, उसने हॉकी से सांप मारा। संप्रदान, वह दादाजी के लिए जूस लाया। अपादान, लड़का दुकान से सामान लाया। अधिकरण, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे। विशेष्य, पहला हैगा अपादान कारक तथा अधिकरण कारक का प्रयोग कर्ता और क्रिया के बीच में किया जाता है। जैसे अपादान, यात्री नाव से गिर गए। नर्मदा विंध्याचल से निकलती है। अधिकरण, वह समुद्र किनारे घूम रहा था। युवक नदी में स्नान कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है, यदि वाक्य में करण कारक तथा संप्रदान कारक दोनों हो तो संप्रदान कारक कर्ता के बाद तथा करण कारक से पहले आता है। जैसे पिताजी ने पुत्र के लिए चाकू से अमरूद काटा। तो ये इसकी विशेष हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, यदि वाक्य में करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण सभी एक साथ हों तो कर्ता और कर्म के बीच पहले अधिकरण, फिर अपादान, इसके बाद संप्रदान तथा अंत में करण कारक आता है। जैसे श्री राम ने जनक पुत्री में सीता के लिए शिव धनुष तोड़ा। फिफ्थ है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक करण कारक हो तो पहले समय का बोध कराने वाला अधिकरण कारक आएगा। जैसे वह दिन में भी पलंग पर तो पड़ा सोता रहा। सिक्स्थ है, संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। जैसे हे प्रभु, सबको रक्षा करो। 7, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिनके विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है उससे पहले आते हैं, परंतु कभी कभी इनका प्रयोग वाक्य के अंत में भी किया जाता है। जैसे आज किसके घर जाना है, तुम्हें कौन सा फल पसंद है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। 8 पॉइंट है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग विभिन्न तरह से होता है। पहला है, विशेषण अधिकतर विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे आलसी विद्यार्थी कभी उत्तीर्ण नहीं होते। दूसरा है, जहाँ वाक्य में एक से अधिक विशेषण होते हैं वहाँ संख्यावाचक विशेषण पहले आता है। जैसे मैंने कल 4 सुंदर युवक देखे थे। तीसरा है, प्रविशेषण का प्रयोग विशेषण से पहले किया जाता है। जैसे मैंने कल बहुत ठंडा पानी पी लिया था। फोर्थ है, था, होगा क्रियाओं के साथ विशेषण पूरक रूप में विशेष्य के बाद आता है। जैसे उसकी साली बहुत सुंदर थी। 9 पॉइंट है, पूर्वकालिक क्रिया तथा तात्कालिक क्रियाओं का प्रयोग मुख्य क्रिया तथा कर्म के बीच में होता है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया, रागिनी खाना खाकर सो गई। तात्कालिक, बच्चा पढ़ाई करते ही सो गया। 10 है, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग कई तरह से होता है। पहला है, क्रिया विशेषण कर्ता तथा क्रिया के बीच में आता है। जैसे मैं जल्दी जल्दी भागने लगा। दूसरा, कभी कभी क्रिया विशेषण का प्रयोग कर्ता तथा कर्म के बीच में भी किया जाता है। उसने धीरे धीरे अपनी माताजी को सब कुछ बता दिया। तीसरा है, कालवाचक क्रिया विशेषण, अब तक तब। स्थानवाचक, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे का प्रयोग क्रिया के पहले होता है, परंतु कभी कभी इनका प्रयोग आरंभ में भी किया जाता है। क्रिया से पहले मैं ऊपर गया था, तुम अब आए हो। वाक्य के आरंभ में अब तुम्हें जागना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण से पहले किया जाता है। जैसे वह बहुत जोर से रो रहा था। पांचवा है, ना, नहीं तथा मत क्रिया विशेषणों का प्रयोग क्रिया के पहले तथा क्रिया के बाद दोनों रूप में होता है। जैसे क्रिया से पहले, फूल मत तोड़ो, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। क्रिया के बाद, पुस्तक मत फाड़ो, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। 11 है, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग उन शब्दों के बाद किया जाता है जिनका संबंध होता है। जैसे उसका घर मंदिर के पास है। समुच्चय बोधक अव्यय उन शब्दों या वाक्यों के बीच में आते हैं जिन्हें वे जोड़ते हैं। जैसे सीता और गीता नाच रही थी। 12 है, विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। जैसे हाय मैं लुट गया। तीसरा है, संबंध बोधक शब्द का प्रयोग संबंध कारक के बाद किया जाता है। जैसे यह मेरी किताब है। तो ये कंप्लीट हो गया है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड थैंक यू एंड बाय।